this video we will cover chapter 5 of currency derivative module और इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले वेरियस स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू प्ले आउट कर सकते हो मार्केट में। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस करा था कि मार्केट में 3 तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब वेराइटीज ऑफ ट्रेडर जिसको आप बोलोगे। तो जिसमें से एक हेजर होता है, स्पेक्युलेटर और आर्बिट्राज होता है। तो सबके लिए मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए उनकी स्ट्रैटेजीज भी वेरी करती है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने वाले हैं कि डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज मार्केट में बन सकती है थ्रू विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शंस। तो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, मार्केट पार्टिसिपेंट, तो हेजर, स्पेक्युलेटर, आर्बिट्रेजर, हम तीन तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ इसको। तो सबसे पहले अगर मैं हेजर की बात करूं तो हेजर का फोकस कहाँ होता है? रिस्क मिटिगेशन के ऊपर होता है या फिर इंश्योरेंस, जिसको आप इंश्योरेंस भी बोलते हो। तो ये क्या करते हैं, इनके पास पहले से ही एक एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो ये उस एक्सपोजर को मिटिगेट करते हैं और बाय टेकिंग अ कॉन्ट्रा पोजीशन। कैसे? मान के चलिए कोई एक्सपोर्टर है, गारमेंट एक्सपोर्टर है, उसको 100 करोड़ डॉलर्स आने वाले, मतलब 100 सीआर डॉलर्स, यूएस डॉलर से पेमेंट आने वाली है। तो आप सब लोगों को पता है कि डॉलर्स भी ट्रेडेबल करेंसी है और वॉलेटाइल करेंसी है, ऊपर नीचे वैल्यू होती रहती है। तो उसको ये डर है कि कहीं ना कहीं डॉलर की वैल्यू डिग्रेड ना हो जाए या फिर डॉलर की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट ना हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, 100 करोड़ यूएस डॉलर्स फ्यूचर सेल मार देता है। या तो फ्यूचर सेल मारेगा या फिर क्या करेगा, ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को बाय करेगा। मतलब पुट ऑप्शन में हमने पढ़ा था बियरिश हेज होता है, तो या तो वो पुट ऑप्शन को बाय करेगा या फिर वो फ्यूचर को सेल आउट करेगा। तो ये उसका स्टैंड होता है डेरिवेटिव मार्केट में। देन कम्स टू स्पेक्युलेटर। तो स्पेक्युलेटर्स किसको बोलते हैं? स्पेक्युलेटर्स आर नथिंग बट एंटीसिपेटर्स, जो मार्केट की एक डायरेक्शन को एंटीसिपेट करते हैं कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी, बुलिश होगी, या फिर मार्केट नीचे भी जा सकती है, यानी कि बियरिश होगी। तो जो एंटीसिपेटर्स होते हैं वो एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट में प्ले आउट करते हैं। तो बुलिश होंगे तो वो फ्यूचर या फिर कॉल को बाय कर सकते हैं, दोनों को बाय कर सकते हैं, या फिर अगर वो बियरिश है तो फ्यूचर को, अनपुट को बाय कर सकते हैं, फ्यूचर को सेल करके पुट भी बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक स्टैंड होता है, ठीक है। एट द लास्ट वी हैव आर्बिट्रेजर। तो आर्बिट्रेजर का क्या मोटिव होता है? रिस्क फ्री गेन्स को मारना, रिस्क फ्री गेन्स। और रिस्क फ्री गेन्स कैसे बनेंगे? ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिपेंसी। मान के चलिए कि दो डिफरेंट मार्केट के अंदर एक ही कमोडिटी डिफरेंट प्राइसेस पे बिक रही है। तो एक जगह पे वो 100 रुपए की थी, दूसरी जगह पे वो 101 रुपए की थी। तो आप 100 रुपए से खरीद के 101 रुपए में उसको सेल आउट कर दोगे, तो वो आर्बिट्रेजिंग होती है, जो प्राइस डिस्क्रिपेंसीज की वजह से होता है। और ये समझ लीजिए कि इरेशनल बिहेवियर्स होते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज वेरी ह्यूज। तो इस वजह से मार्केट के अंदर इरेशनैलिटी आ जाती है और इरेशनैलिटी को आप एक्सप्लॉइट करते हो थ्रू आर्बिट्रेजिंग टेक्निक्स। अब बात करें अगर हम हेजिंग की, तो हेजिंग के अंदर यहाँ पे पूरा एक मतलब रादर देन एक पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है कि आप कैसे मार्केट में डेरिवेटिव्स के थ्रू हेज कर सकते हो, टॉकिंग अबाउट द करेंसी। तो कौन कौन से करेंसी पेयर्स एक्टिव है हमारे यहाँ? यूरो आईएनआर है, देन यूएसडी आईएनआर है। तो मान के चलिए लिंक टू करेंसी पेयर फॉर यूरो इज यूरो आईएनआर। और वहीं पे अगर मैं यूएसडी की बात करता हूँ तो यूएसडी आईएनआर के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। अब लिंक टू रिसीव फॉर पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, बात वही है। या तो अगर आपको इनवर्ट पैट्रिएशन और रिपेट्रिएशन हो रही है कि मान के चलिए 100 करोड़ आपको आ रहे हैं या फिर आपको 100 करोड़ की पेमेंट करनी है, तो उसी के हिसाब से आप एक्सपोजर को अपने हेज कर लेते हो। इन केस अगर आपको पेमेंट करनी है, 100 करोड़ डॉलर्स की पेमेंट करनी है, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि यूएस डॉलर के दाम बढ़ जाए। अगर वो यूएस डॉलर के दाम बढ़ जाएंगे तो आपकी जेब में से ज्यादा रुपीस खर्च हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आप उसको एक्सपोजर को हेज कर सकते हो बाय गोइंग लॉन्ग ऑन द फ्यूचर और बाय बाइंग अ कॉल ऑप्शन। उसके बाद अगर आर्बिट्राज की बात करूं तो आर्बिट्राज कैसे होगा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मान के चलिए मार्केट प्राइस एक अंडरलाइंग एसेट का 1000 रुपीज था और वहीं पे अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ तो 1100 रुपए का था। और लॉट साइज जो फ्यूचर का है वो मान के चलिए 50 क्वांटिटी है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये भी बताया था कि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होती है कि मिनिमम आपको इतनी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी फ्यूचर के अंदर या ट्रेड करनी पड़ेगी। तो मान के चलिए आर्बिट्राज कैसे होगा कि आप कैश मार्केट के अंदर 1000 रुपए में वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लो। तो मान के चलिए 1000 रुपए में आपने मान के चलिए रिलायंस का शेयर खरीद लिया, लेकिन वही रिलायंस का शेयर फ्यूचर की मार्केट में वो 1100 में आ गया।
और फ्यूचर महंगा क्यों होता है, मैंने बताया था इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। इंटरेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैरिंग वहां पे फ्यूचर के अंदर जुड़ी हुई होती है, तो इस वजह से फ्यूचर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 100 रुपए का आपको ये प्रॉफिट हो गया। फिर मान के चलते हैं एक्सपायरी, एक्सपायरी कितने में होती है, 1080 रुपीज में होती है। तो कैश मार्केट में आपको 80 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 1000 खरीदा था, और वहीं पे आपको फ्यूचर के अंदर 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने फ्यूचर सेल करा है ना। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सपायरी डेट पे फ्यूचर और अंडरलाइंग एसेट दोनों के प्राइस जो है वो मैच करने हैं, कन्वर्ज करने ही करने। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की एग्जिस्टेंस क्या है, फ्यूचर की एग्जिस्टेंस अंडरलाइंग एसेट पे है, और जब अंडरलाइंग एसेट ही सेटल हो गया एक्सपायरी डेट पे, तो फ्यूचर की भी कोई वैल्यू सेटल होगी। तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज आपने लॉक कर दिया, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 50 क्वांटिटी का लॉट साइज था, तो आपको टोटल प्रॉफिट आ गया 5000 रुपीज का। लेकिन अब ये मान के चलते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाने की वजह नीचे चली आती है। अगर मार्केट नीचे चली आती है तो आपने 1000 का जो शेयर खरीदा था वो 900 का रह जाएगा, तो 100 का लॉस हो गया आपको। लेकिन आपने फ्यूचर 1100 का सेल किया था, और उसके बाद 9000 में आप 900 में उसको बाय करा, फिर आपको 200 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपको अगेन किसी भी कंडीशन के अंदर 5000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन, अगर मार्केट ऊपर गई तो भी, और अगर अगर मार्केट नीचे गई तो भी। लेकिन अगर बीच में रहती है तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे आपको थोड़ा सा लॉस या फिर इतना 200 रुपए या 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं है। अगर एक करेंसी के अंदर एक तरीके का आर्बिट्राज, एक डिफरेंट तरीके का आर्बिट्राज होता है जिसको हम ट्रायंगुलर आर्बिट्राज बोलते हैं, और ट्रायंगुलर आर्बिट्राज से ये मतलब है कि इसमें 3 करेंसीज आर इन्वॉल्व और 3 डिफरेंट करेंसीज आर इन्वॉल्व। तो मान के चलिए एक यूएसडी आईएनआर का पेयर हो गया, एक यूरो यूएसडी का पेयर हो गया, और तीसरा पेयर हो गया यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर, यूएसडी आईएनआर और यूरो यूएसडी, 3 पेयर होगा। तो मान के चलिए यूरो यूएसडी की वैल्यू आ रही है 1.1 यूरो आ रही है। तो मान के चलिए कि 1 यूरो के अंदर 1.1 यूएसडी आते हैं, ठीक है। और अगर मैं यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो 1 यूएसडी के अंदर 75 आईएनआर रुपीज आते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों को अगर कंबाइन करते हो तो क्रक्स क्या निकलता है कि 1.1 यूएसडी के अंदर आपके पास कितने आ जाएंगे, 82.5 आएंगे, है ना, क्योंकि ये 10% कॉस्टली है, तो यहाँ पे 10% आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 10% मिलाओगे तो आपको कितना आ जाएगा, 82.5, है ना। लेकिन अगर आप यूरो आईएनआर की बात करते हो तो वो तो केवल 82 रुपीज का आ रहा है। लेकिन आप यूरो को इस तरीके से कन्वर्ट कराते हो, पहले यूरो को यूएसडी में कन्वर्ट कराते हो और यूएसडी को फिर दोबारा आईएनआर में कन्वर्ट कराते हो, तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है, 82.5 रुपीज। लेकिन अगर आप यूरो को आईएनआर में डायरेक्ट कन्वर्जन कराते हो तो वहां पे आती है 82 रुपीज, है ना। तो यहाँ पे आपको देखोगे आपको इस तरीके से 6% का प्रॉफिट होता है, सॉरी 0.6% का प्रॉफिट होता है, विच इज गुड, विच इज गुड। तो यहाँ पे आप टोटल प्रॉफिट क्या आ गया, यानी आपकी कॉस्ट 100 रुपीज थी और आपने कमाए कितने, 100.6, यानी 0.6% का प्रॉफिट आ गया, या फिर 0.6 रुपीज जिसको आप बोलते हैं। तो एक बार इसको आप ध्यान से दोबारा सुन लीजिए कि आपने पहले यूरो को यूएसडी में कन्वर्ट कराया, आपको कितने यूएसडी मिले, 1.1 यूएसडी मिले। तो 1.1 यूएसडी को जब आपने आईएनआर में कन्वर्ट करा तो उससे आपको 82.5 रुपीज मिलते हैं, 82.5 आईएनआर। लेकिन जब आप आईएनआर को यूरो में डायरेक्ट कन्वर्ट कराओगे तो आपको 82 रुपीज देने पड़ते हैं। तो मान के चलिए आपने जब लिए 82.5 थे, आपको देने पड़े 82, तो 0.5 का तो आपको वैसे भी प्रॉफिट हो गया। तो 0.5 रुपीज का 82 में प्रॉफिट हो गया, तो 100 में कितना होगा, 0.6 का प्रॉफिट होगा, तो आपको 0.6% का रिटर्न आ गया। ये होता है ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, और ये बहुत प्रिवलेंट है मार्केट के अंदर। और रादर ये जो प्रैक्टिस है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये हर कोई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक और बड़े बड़े जो मनी मैनेजर्स हैं, करेंसी मैनेजर्स हैं, वो इसको एम्प्लॉय करते हैं मार्केट के अंदर। और ये एल्गोरिदम बेस्ड स्ट्रैटेजी है, और जैसे ही ये इस तरीके का आर्बिट्रेशन आता है मार्केट के अंदर, आर्बिट्राज आता है, तो वो एल्गोरिदम अपने आप मार्केट के अंदर प्ले करके ये जो एक्सप्लॉइट है, ये जो गैप होता है, उसको वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लॉइट कर देता है। अगर हम कुछ और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आती है ऑप्शन स्प्रेड्स। तो यानी प्रीवियस जो हमने डिस्कस करी थी वो फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेजर एंड हेजर। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले है इसके अंदर ऑप्शन स्प्रेड्स। स्प्रेड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। स्प्रेड्स का मतलब होता है फैलाना। लेकिन क्या फैलाएंगे, ऑप्शन के अंदर आप स्ट्राइक प्राइसेस को फैला सकते हो, मतलब आपने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के थ्रू आपने एक पोजीशन बनाई है, या फिर आप एक्सपायरी को फैला सकते हो। तो स्प्रेड्स जो होते हैं या तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एक्सपायरी होते हैं, यानी 2 और 2 मोर देन 2,
और या फिर होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन स्ट्राइक प्राइस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू स्ट्राइक प्राइसेस हो गया, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एक्सपायरीज हो गया। तो ऑप्शन स्प्रेड्स की डेफिनेशन क्या है? स्प्रेड्स इन्वॉल्व कंबाइनिंग ऑप्शंस ऑन द सेम अंडरलाइन एंड ऑफ द सेम टाइप, या तो कॉल होगा या पुट होगा, बट विद द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस और मैच्योरिटीज। तो आप क्या करोगे? या तो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लोगे या फिर आप डिफरेंट एक्सपायरी को करोगे। तो जैसे ही आप इस तरीके की पोजीशन बनाते हो तो एक स्प्रेड बन के आ जाता है मार्केट के अंदर, जो आपको पे ऑफ चार्ट में नजर आएगा। तो वहां पे एक स्प्रेड नजर आएगा जिसमें आपको प्रॉपर ब्रेक इवन दिए हुए होंगे और उस ब्रेक इवन के हिसाब से आपको मार्केट को प्ले करना है। सो देयर आर लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस पोजीशंस। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें आपको लिमिटेड लॉस होगा, लिमिटेड ही प्रॉफिट होना है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टू है, तो इसमें हमेशा एक में आपको प्रॉफिट आएगा, एक में हमेशा लॉस आएगा, जिसकी वजह से आपका जो नेट रिजल्ट रहता है वो लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट का रहता है। तो तीन तरीके के स्प्रेड्स होते हैं। वर्टिकल स्प्रेड, वर्टिकल कैसा हो गया कि जब आपने कुछ ऐसा करके बनाया हो, है ना, कुछ ऐसा सा हो गया, यानी इसके अंदर क्या होता है? सेम एक्सपायरी बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। तो मान के चलिए हमने स्ट्राइक प्राइस में डिस्कस किया था, बीच में कौन सी होती है? एट द मनी, ऊपर कौन सी हो गई? इन द मनी। अगर मैं कॉल की बात करता हूँ, नीचे कौन सी हो गई? आउट द मनी। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा पुट में, तो ये हो जाएगा इन द मनी, एट द मनी रिमेन्स द सेम, और ये हो जाएगी आउट ऑफ द मनी। तो आपने कॉम्बिनेशन से या तो ये बना ली, या फिर ये बना ली, या फिर ये बना ली, है ना। तो ये तीन तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वर्टिकल स्प्रेड पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी जो है इंस्ट्रूमेंट की, जो एक्सपायरी डेट है वो सेम होती है, लेकिन स्ट्राइक प्राइसेस है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आपका ये इस तरीके से फेल किया जाएगा। टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, तो हॉरिजॉन्टल क्या होती है? ऐसे बेस लाइन। तो बेस लाइन पे आप कब बनेगी? जब आपके एक्सपायरी डिफरेंट होगी लेकिन स्ट्राइक प्राइस जो है वो सेम होने वाला है। यानी एक आपने रीसेंट एक्सपायरी ले ली और सब्सिक्वेंट एक्सपायरी पे आपने दूसरा ट्रेड ले लिया, तो सेम स्ट्राइक प्राइस बट विद डिफरेंट एक्सपायरी। आगे उसका डायगोनल स्प्रेड क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन का होता है, डिफरेंट ही एक्सपायरी होगी और डिफरेंट ही स्ट्राइक प्राइस होगी। ठीक है, तो आपने एक्सपायरी डेट्स भी अलग ले ली, यानी एक करंट एक्सपायरी ले ली, एक उसके बाद की एक्सपायरी ले ली, और ऐसे ही आपने स्ट्राइक प्राइसेस में इसको चेंज करा। उसके बाद जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी आ रही है अपार्ट फ्रॉम द स्प्रेड्स, वो है स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल क्या बनता है? दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स टू ऑप्शन ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइसेस एंड सेम मैच्योरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपको एट द मनी का कॉल भी बाय करना पड़ता है और एट द मनी का पुट भी बाय करना पड़ता है। ठीक है, और इसका पे ऑफ कैसे होता है? ये कैसे दिखता है पे ऑफ चार्ट में? ऐसे देखिए, इस तरीके से नजर आता है। इसका मतलब क्या है? अब आप चाह रहे हो या तो मार्केट बहुत तेज ऊपर से जाए, क्योंकि कॉल में आप क्या चाहते हो हमेशा कि मार्केट ऊपर जाती रहे, तभी तो आपको कॉल में प्रॉफिट होता है। और पुट में आप क्या चाहते हो कि मार्केट नीचे चली जाए। तो अब अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चली गई तो आपको कॉल में बहुत तेज प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर वहीं पे नीचे चली गई तो आपको पुट में प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर मार्केट बीच में आ गई, अगर मार्केट थोड़ी सी चौपी हो गई और बीच में फंस गए, रेंज बाउंड हो गई, तो आपको लॉस आएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम लॉस हो जाएगा कॉल का भी और पुट का भी। किसकी वजह से? हमने ग्रीक डिस्कस किया था जिसका नाम था थीटा, टाइम डिके की वजह से। टाइम डिके की वजह से आपको कॉल और पुट दोनों में ही लॉस हो जाएगा अगर मार्केट साइडवेज रहती है, इन केस ऑफ साइडवेज मार्केट। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टीज क्या है? अनलिमिटेड प्रॉफिट कैपेसिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बायर होता है उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होते हैं और जो सेलर होता है उसको लिमिटेड प्रॉफिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो लिमिटेड लॉस पोटेंशियल है। ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे कॉल का प्रीमियम दोगे वो भी जीरो हो सकता है, और पुट का प्रीमियम दोगे वो भी जीरो हो सकता है, वो भी उस केस में जब मार्केट बीच में रहेगा। तो यहाँ पे जीरो जीरो की संभावना है, अदरवाइज यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है। तो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट फंसेगी उसी का प्रीमियम बढ़ता चलेगा। अगर लॉन्ग स्ट्रैडल है यानी बाय वाला है, तो एक शॉर्ट स्ट्रैडल भी होगा जिसमें आपको सेल करना होगा। तो इसका पे ऑफ कैसा हो जाता है? इसका पे ऑफ ऐसे हो जाएगा, ये पे ऑफ ग्राफ हो गया। अब आप चाहते हो कि मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए बल्कि साइडवेज जाए, तो बीच में आपको प्रॉफिट आएगा। और अगर मार्केट बहुत तेज ऊपर जाएगी अगेन लॉस आएगा, बहुत तेज नीचे रहेगी अगेन लॉस आएगा। यहाँ पे दोनों लॉस पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे आप नेट सेलर हो क्योंकि आपने एट द मनी की कॉल सेल करी है और एट द मनी की ही पुट सेल करी है। तो अगेन यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉफिट आपका लिमिटेड है बिकॉज यू आर अ सेलर। तो सेलर ऑलवेज हैज अ टेंडेंसी टू मेक लिमिटेड प्रॉफिट बट एट द सेम टाइम विद अनलिमिटेड लॉसेस, whereas the buyer has a potential to earn unlimited profit but at the cost of limited loss. Then come the strangle. Strangle माने क्या होता है? फंदा। स्ट्रैंगल का क्या मतलब होता है? फंदा।
और फंदा कैसे बनेगा, अगेन आपने एक रेंज डिफाइन कर दी, उस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, इस रेंज को तोड़ेगी तो मार्केट आपको लॉस होगा। तो अगर मैं लॉन्ग ट्रायंगल की बात कर लूं, आपने आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय कर रखी है और आउट ऑफ द मनी की पुट बाय कर रखी है, यानी कहीं ना कहीं आपने सस्ती चीजें बाय कर रखी है, बहुत सस्ता दाम होता है इसमें और इसका पे ऑफ ग्राफ होता है कुछ ऐसे। तो अब अगर मान के चलिएगा ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये है मान के चलिए जो रिलायंस का शेयर है वो 2500 पे चल रहा है, या फिर जो डॉलर है मान के चलिए डॉलर आपका 100 रुपीज में चल रहा है, डॉलर इज एट 100 रुपीज। तो आपने आउट ऑफ द मनी की कॉल यानी आपने 105 की कॉल को बाय कर लिया और आउट ऑफ द मनी की पुट यानी ये हो गए 95 की पुट को भी बाय कर लिया। तो आप या तो ये कह रहे हो कि मार्केट 95 से एकदम से धड़ाक से नीचे जाएगी या फिर मार्केट 105 से एकदम धड़ाक से ऊपर जाएगी, लेकिन इसके बीच में तो आपको लॉस ही है ना। अगर 95 से 105 के बीच में रहेगा तो आपको लॉस हो जाएगा, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी, नीचे हो जाएगी 95, ऊपर हो गए 105, यहाँ पे आपके बीच में हो जाएगा लॉस। लेकिन अगर दोनों में से तोड़ के निकल गई तो आपको आ जाएगा नेट प्रॉफिट। समझे आप, ये इसका लॉजिक है। तो अगेन यहाँ पे अगर आप बायर हो तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट कैपेसिटी है, मैंने बताया था, और यहाँ पे लिमिटेड लॉस है, कितना लॉस हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए अगर आपने 2 रुपए का खरीदा और ये भी 2 रुपए का खरीदा तो 4 रुपए का तो लॉस होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से 10 रुपए नीचे गिर गया तो ये दो वाला ही आपका 10 रुपए हो जाएगा, 20 रुपए गिर गया तो 20 रुपए हो जाएगा। यू नेवर नो कि मार्केट कितना कितना ज्यादा रिएक्ट कर सकती है। अब लॉन्ग स्ट्रैंगल का रिवर्स होता है शॉर्ट स्ट्रैंगल, जिसके अंदर फिर आप नेट सेलर बन जाओगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी की कॉल सेल करेंगे और आउट ऑफ द मनी की पुट सेल करेंगे, और यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ इसका रिवर्स हो जाता है ये। अगेन अब मान के चलते हैं कि आपने 105 की कॉल सेल करी डॉलर के और यहाँ पे $95 की पुट सेल करी। अब कॉल सेल करने का मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि अब मार्केट 105 से ऊपर नहीं जाएगी, तो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी $105, और वहीं पे पुट सेल करने का मतलब हो गया कि आपकी मार्केट $95 के नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि अब आप पुट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो गई, और नहीं जाएगी का मतलब है इसके बीच में रहेगी, और अगर इसके बीच में रही तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर इसके बाहर निकल गई तो आपको लॉस होगा। अब इसके बाहर तो फिर कितना भी जा सकती है, क्योंकि आपने बीच की रेंज डिफाइन करी है, बाहर की रेंज डिफाइन नहीं करी, तो इसलिए आपको अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल है और वहीं पे लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है। बीच में रहेगी मार्केट तो प्रॉफिट हो जाएगा, 2 रुपए का यहाँ से और 2 रुपए का यहाँ से, दोनों जीरो में, लेकिन लॉस आपको अनलिमिटेड हो सकता है। देन एट द लास्ट वी हैव बटरफ्लाई स्प्रेड। तो बटरफ्लाई स्प्रेड क्या होता है, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑप्शन है। A butterfly spread in an option strategy that combines both bullish and bearish spread। तो आपने दोनों स्प्रेड को मिला दिया, बुलिश को और बेरिश को। These are neutral strategies that come with a fixed risk and capped profit and losses। इसका मतलब क्या है, फिक्स लॉस है और फिक्स प्रॉफिट है। These spreads use 4 options and 3 different strike prices। ठीक है, तो 2 स्प्रेड है, एक स्प्रेड में दो पोजीशन होती है, तो 2 स्प्रेड के अंदर कितनी हो जाएगी, 4 पोजीशन होगी। कैसे बनेगा, तो बाय वन एट द मनी की कॉल, सेल टू एट द मनी की कॉल, सॉरी बाय वन इन द मनी की कॉल है, मतलब हायर स्ट्राइक प्राइसेस की, और सेल करेंगे 2 एट द मनी की, और उसके साथ बाय कर लेंगे एक आउट ऑफ द मनी की। ठीक है, तो आपका पे ऑफ कैसा बन जाएगा, आपका पे ऑफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अगेन आपका पे ऑफ ऐसा बन जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि मार्केट दोबारा फंस जाए, प्रॉफिट यहाँ पे तो हो जाएगा प्रॉफिट और यहाँ पे हो जाएगा आपके लॉस। आप चाह ही नहीं रहे कि मार्केट एक्सट्रीम्स पे जाए, लेकिन इसके अंदर अगेन की लॉस बहुत कम होते हैं, बहुत माइन्यूट से लॉसेस आते हैं, और वेयर एज प्रॉफिट जो होते हैं वो थोड़े से ठीक ठाक होते हैं इन कंपैरिजन टू लॉसेस। और कहीं कहीं बेस्ट केस सिनेरियोस के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड कहीं कहीं के सिनेरियोज में 1:1:5 पे रहता है, मतलब 1 रुपए के लॉस पे 5 रुपए तक का प्रॉफिट इसके अंदर ऐसी स्ट्रैटेजीज में कभी कभी हो सकता है। ठीक है, सेल एट द मनी की 2 कॉल्स का मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। ठीक है, आप नहीं चाहते एट द मनी की कॉल सेल कर रहे हो, इसका मतलब आप चाहते हो मार्केट रेंज बाउंड रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एट द मनी की कॉल सेल करने का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये हो गया, इसका मतलब ये वो है स्ट्रैडल, और स्ट्रैडल के अंदर हम साइडवेज हो जाते हैं। फिर आपने इसको हेज कर दिया एक इन द मनी की कॉल से, भैया चलो ठीक है हम एक कॉल इन द मनी की ले लेते हैं और एक आउट ऑफ द मनी की लेते हैं, कहीं अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं हमें ये कॉल आपकी बचा लेगी। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी आपको प्रॉफिट आ ही रहा होगा, तो ये दोनों कॉल्स आपको बचा लेंगे अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है।
Then property, the risk limited to the net premium paid and profit is limited to the difference between the adjacent strikes minus the net premium debit. ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई. देन वी हैव कवर्ड कॉल, और कवर्ड कॉल के अंदर बहुत सिंपल होता है. तो मान के चलिए कि ये एक स्टॉक आप होल्ड कर रहे हो, और ये स्टॉक कोई भी हो सकता है. हम एग्जांपल लेते हैं टाटा स्टील का. तो आपने टाटा स्टील का एक शेयर खरीद रखा है, या फिर ये कह लीजिए कि आपने डॉलर खरीद रखा है. आपको उम्मीद थी कि डॉलर बहुत बुलिश है और डॉलर अब $100 पे चला जाएगा, तो आपने डॉलर को होल्ड किया. अब लेकिन कोई भी अनफोर्सीन इवेंट हो गया, मान के चलिए इंडिया के अंदर जो जीडीपी नंबर्स थे वो बहुत अच्छे आ गए, या इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे से बूम करने लगी, तो उसमें डॉलर की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट करने लगी. तो आपको डर लगेगा ही डेफिनेटली. मान के चलिए कि अगर आपने लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ डॉलर होल्ड कर रखे होंगे तो आपको डर लगेगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की कुछ जो करेंसी वो एप्रिशिएट कर रही है. तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप उससे बचोगे कैसे? तो आप क्या करने लग जाओगे, आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन को सेल करने लगे. इसका मतलब क्या है, जब मैंने बोला था कि जब आप कॉल सेल करते हो जिस भी स्ट्राइक से करते हो, उसी स्ट्राइक से आप मार्केट में बेरिश हो जाते हो. तो मान के चलिए आपने बोला कि $100 तक ये जाएगा, ₹100 तक $1 जाएगा, तो यानी आप 100 से बेरिश हो, 100 के ऊपर नहीं जाएगा. तो आप क्या करोगे, ₹100 वाली कॉल को जो है सेल आउट करना स्टार्ट कर दोगे. उससे क्या होगा, फॉर जनरेटिंग इनकम थ्रू प्रीमियम रिसीव. तो मान के चलिए आपने ये ₹2 की सेल करी, ₹100 स्ट्राइक प्राइस की जो डॉलर थी वो आपने ₹2 में सेल करी, तो ₹2 का प्रीमियम आपको रिसीव होगा, क्योंकि आपने वो राइट करा है, आपने इंश्योरेंस राइट करा है, तो आपको रिसीव होगा. तो जब तक मार्केट ₹100 के नीचे रहेगी आपको ₹2 मिलते रहेंगे. अब यहाँ पे तो आपको लॉस हो रहा होगा, लेकिन ऑलरेडी आपने होल्ड तो किया हुआ है. तो ये लॉस आप कैसे मिटिगेट करोगे, ये लॉस आप ऐसे मिटिगेट करोगे, ₹2 से आप कमाई खाते रहोगे. ठीक है. और ये अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो को रोक के पॉज करके आराम आराम से देख सकते हो, और इसको रिपीटेटिव वे में आप देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से कैसे हम रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं. आपको करना कुछ नहीं है, आपको एसेट क्लास को होल्ड करना है, या तो डॉलर हो चाहे वो शेयर हो, और उसकी आउट ऑफ द मनी की कॉल जो है वो सेल करते रहेंगे. अब जब मान के चलिए अगर मार्केट ऊपर भी चली जाती है तो आपको इसमें प्रॉफिट आ जाएगा. अगर मार्केट ऊपर चली जाती है इसमें प्रॉफिट आएगा, इसमें लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा. और अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो इसमें आपको लॉस आएगा, इसमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा. बस बात यह है कि अगर ये बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी तो इसका लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि जितना इसका प्रॉफिट नहीं होगा. बट स्टिल वो एम टू एम लॉसेज होंगे, क्योंकि आपने वो सेल ऑफ नहीं करा होगा लॉस के ऊपर, आप होल्ड तो उसको कर ही रहे होंगे. ऑब्वियसली आप उसको तब भी होल्ड कर ही रहे हो. देन वी हैव प्रोटेक्टिव पुट. तो प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, इट्स मोर ऑफ इंश्योरेंस, कि आपने डॉलर खरीदा हुआ है, डॉलर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो आपने पुट ऑप्शन ले लिया. और पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आप बेरिश हो, सिंपल, टू हेज अगेंस्ट द डाउनफॉल इन द स्टॉक. इसमें और पहली वाली स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है, ये बात मैं आपको बता देता हूं. इसके अंदर आपको हमेशा लिमिटेड लॉस होगा, लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लिमिटेड प्रॉफिट होगा लेकिन अनलिमिटेड लॉस होगा. क्यों? क्योंकि ये कितना भी नीचे जा सकता है, और इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो ₹2 का ही होगा. बाय सेलिंग द कॉल ऑप्शन यू विल ओनली अर्न ₹2, है ना. लेकिन ये मार्केट अगर नीचे ज्यादा चली जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस आ सकते हैं. लेकिन पुट के केस में क्या होगा, आपको हमेशा लिमिटेड लॉस होगा, आपको हमेशा लिमिटेड लॉस रहेगा और लिमिटेड ही प्रॉफिट रहेगा. पुट के केस में हमेशा ऐसा होगा. तो ये आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लेना चाहते हैं. ठीक है ना. देन यूज ऑफ करेंसी डेरिवेटिव्स बाय आर्बिट्रेजर्स, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ट्रिपल आर्बिट्राज के अंदर, और सिंगल डबल आर्बिट्राज में भी यही होता है. तो मान के चलिए कि एक जगह डॉलर की वैल्यू ₹100 आ रही है एक एक्सचेंज पे, फॉर दैट मैटर एनएससी पे ले लेते हैं. सो डॉलर वर्सेस आईएनआर आ रहा है ₹100, और बीएससी की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे डॉलर वर्सेस आईएनआर आ रहा है ₹99. ठीक है. तो आप क्या करोगे, यू विल बाय एट बीएससी, और यहाँ पे आप यू विल सेल इट एनएससी, है ना. तो बीएससी की ₹99 में खरीद के मैंने एनएससी पे जाके ₹100 में बेच दूंगा, तो आपको प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ₹1 का आ जाएगा. आपने कोई रिस्क उठाया नहीं, आपने कोई रिस्क नहीं उठाया, लेकिन आपको प्रॉफिट हमेशा आएगा इसके. लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम समय के लिए मार्केट में रहते हैं, और इनको जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं वो इसको एकदम से एक्सप्लॉइट कर देते हैं. तो ये इस तरीके के ट्रेड ढूंढना इज नॉट इजी.
और मैनुअल ट्रेडिंग अब नहीं होती है आर्बिट्रेजिंग के अंदर, ये सारा मशीन ट्रेडिंग आ गई है आर्बिट्रेज के अंदर, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर, विल मीट विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.